हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में गाइस हम क्लास 10th के एनसीईआरटी कर रहे हैं और क्लास 10th के एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। इससे पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट वो 4 चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको सब सारी की सारी एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियोस दिख जाएंगी, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। यहाँ पर देखो खनिज और ऊर्जा संसाधन, तो मैं एक एक लाइन तो पढ़ूंगी नहीं डिटेल से, बाकी मैं आपको पूरा चैप्टर क्लियर करा दूंगी। तो सबसे पहले खनिज क्या होते हैं, ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे खनिजों का यूज़ करते हैं। हम अपने घर में भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, बहुत सारी धातुओं का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि हमारी जो भूपटल है वो भी पृथ्वी की ऊपरी परत वो भी अनेक खनिजों से मिलकर बनी है और चट्टानों से बनी हुई हैं, और इन्हीं चट्टानों से हम धातुएं निकालते हैं, खनिज निकालते हैं। हम सुई से लेकर एक बड़ी इमारत बना रहे हैं, जहाज बना रहे हैं, वो सभी के सभी खनिजों से बने हुए हैं। सड़क के पत्थर, हमारे इंस्ट्रूमेंट, मशीनें, आपके डिफरेंट टाइप के व्हीकल, और धरती से मतलब जो कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं सब कुछ किसी न किसी खनिज से बना है, किसी न किसी धातु से बना है। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जो हम खाते हैं। तो मनुष्य की डेवलपमेंट की सभी स्टेजेस में अपनी जीविका, सजावट, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान, इन सब में भी मिनरल्स का यूज़ होता है, खनिजों का यूज़ होता है। अब एक बात करें तो खनिज होते क्या हैं। अगर डेफिनेशन तौर पर देखें तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। अनेक रूपों में पाए जाते हैं। कठोर भी हो सकते हैं और नरम भी हो सकते हैं। कठोर जैसे हीरा, नरम जैसे चूना पत्थर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि खनिज इतने अलग अलग क्यों हैं, इतने विविध क्यों हैं, इस तरीके के खनिज क्यों हैं। ठीक है, आप पहले ही पढ़ चुके हो, मैं आपको करा चुकी हूँ खनिजों वाला चैप्टर। वहाँ मैंने पूरा एक एक लाइन डिटेल में आपको पढ़ाई थी। यहाँ पर हम थोड़ा अपनी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें उठाएंगे। तो आज अगर हम बात करें तो 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है, और अधिकतर खनिज हमें चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं जो निश्चित तत्वों के योग होते हैं। ठीक है, खनिज इनकी भौतिक और जो रासायनिक परिस्थितियां हैं उनका परिणाम होती है। खनिजों में विविध रंग होते हैं, अलग अलग प्रकार, यानी कोई सॉलिड है, कोई नर्म है, कोई सॉफ्ट है। चमक अलग अलग होती है, कोई डल है, कोई जैसे हीरा है चमकदार है। वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, और विविध क्रिस्टल भी अलग अलग पाए जाते हैं। और इन्हीं के आधार पर जो वैज्ञानिक है खनिजों को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो सबसे पहले सामान्य और वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु खनिजों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो जो सामान्य खनिज हैं वो आपके आवश्यक में पाए जाते हैं। देखो ये आप एक बार ये छोटा करके डायग्राम दिखा देती हूँ। इस डायग्राम में देख सकते हो आप खनिजों का वर्गीकरण। यहाँ पर धात्विक और अधात्विक दो खनिजों में वर्गीकृत किया गया है खनिजों को, और ऊर्जा संसाधन में। धात्विक यानी जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, इसे 2 पार्ट में आगे डिवाइड किया जाता है, लोहे धातु और अलोहे धातु। लोहे धातु जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे भाई आपका लोहा आवश्यक है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है। और अलोहा धातु जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं। बहुमूल्य खनिज, बहुमूल्य यानी भाई जो एक्सपेंसिव है, जो कि आपके कीमती है, जैसे सोना है, चांदी है, प्लैटिनम है, इस तरीके के जो खनिज होते हैं। ठीक है, अधात्विक यानी जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, लोहे का अंश भी नहीं पाया जाता। अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाशम, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, तो ये सारे के सारे आपकी अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। ऊर्जा खनिज जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जो हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं, हमारे व्हीकल्स में भी यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्हें यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग अगर हम बात करें तो जो सामान्य खनिज हैं वो अयस्कों में पाए जाते हैं, और किसी भी खनिज में अन्य अवयव और तत्वों के मिश्रण और संचयन हेतु आवश्यक शब्द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आवश्यक शब्द का यूज़ किया जाता है। कोई भी देखो, कोई भी खनिज है, उस खनिज का महत्व तभी तक है जब तक हमें उस खनिज के बारे में पता है, हमें पता है हमें उसे कैसे यूज़ करना है, हमें पता है उसका यूज़ कैसे होगा, वो हमारे लिए कितना एक्सपेंसिव है। जब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते तब तक हमारे लिए वो केवल एक पत्थर है। ठीक है,
तो खनिजों के खनन यानी खनिजों को निकालना खानों में से, तो इसकी सुविधा इसके निर्माण और संरचना पर निर्भर करती है। खनन की जो सुविधा इसके मूल्य को भी निर्धारित करती है। अगर ईजी से आपको कोई खनिज मिल रहा है तो उसका मूल्य कम होगा, और किसी खनिज को पाने के लिए काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ रही है, काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, तो उसके रेट उतने ही हाई होते चले जाते हैं। तो खनिज प्राय निम्न शैल समूह में पाया जाता है, यानी खनिज किस किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है। सबसे पहले आग्नेय और कायांतरी चट्टानों में। आग्नेय चट्टानें, ये जो खनिज इनमें जो मिलता है वो दरारों में, जोड़ों में, भ्रंशों में और विद्रों में, ठीक है। जो चट्टान होती है, चट्टानों की जो दरार होती हैं, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, भ्रंश होते हैं, जो उनमें छेद होते हैं, उनमें ये खनिज पाए जाते हैं। और शिराओं के रूप में और वृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। यानी अगर बड़े लेवल पर देखना है तो पूरी एक लेयर बिछी हुई मिलती है खनिज की, ठीक है। ये कब मिलते हैं? जब आपका जो मैग्मा है वो तरल और गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर आता है, तो उसके साथ साथ खनिज भी आकर आ जाते हैं, और फिर जब वो मैग्मा ठंडा होकर जम जाएगा तब हमें इन खनिजों की प्राप्ति होती है। इनमें होते हैं भाई आपके जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा, ये इसी तरीके के जमाव में मिलते हैं इस प्रकार के खनिज। नेक्स्ट आता है, अनेक खनिज आपके अवसादी चट्टानों में भी मिलते हैं, जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अवसादी चट्टानों में, तो अवसादी चट्टानों में भी अनेक खनिज मिलते हैं। इनमें जो खनिज होते हैं उनका निक्षेपण, संचयन और जमाव भी होता है। सिंपल सी बात है भाई। और जो कोयला है या कुछ अन्य प्रकार की जो लोहा अयस्क का निर्माण, जो कि एक लॉन्ग पीरियड में जिनका निर्माण होता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वो भी आपके अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, और ऊष्मा और दबाव के कारण इनका निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों में जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम ये भी सम्मिलित होते हैं, और सूक्ष्म प्रदेशों में वाष्पीकरण के द्वारा भी इनका निर्माण किया जाता है। अब खनिजों के निर्माण की बात करें तो जो भाई देखो, अलग अलग खनिज अलग अलग प्रकार से बनते हैं। कोई खनिज ऐसे होते हैं जो अपघटन क्रिया द्वारा बनते हैं। चट्टानों में जो घुलनशील पदार्थ हैं उनके द्वारा भी आपके कई खनिज बनते हैं। कई आपके जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के जो आधार है या घाटी तल के रेत में भी जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज बन जाते हैं, जिन्हें प्लेसर निक्षेप के नाम से भी जानते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो जल द्वारा बिल्कुल भी जिनका कटाव नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, टीन, प्लैटिनम, इस तरीके के खनिज। महासागरों में भी यहाँ तक कि आपके बहुत सारे खनिज देखने को मिलते हैं, जैसे नमक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया, ये ज़्यादातर हमारे समुद्री जल से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको रैट होल खनन की प्रक्रिया समझाने जा रही हूँ। ये रैट होल खनन क्या होता है? खनन यानी वही आपका खनिजों को प्राप्त करना खानों से। भारत का जो उत्तर पूर्वी वाला एरिया है, जहाँ पर भारत के 7 राज्य आते हैं, वहाँ पर अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत यानी पर्सनल और समुदाय यानी किसी कम्युनिटी या किसी पर्सनल हाथों में है। जैसे मेघालय में कोयला, लोहा अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी सुरंग के रूप में किया जाता है चेरापूंजी में, और इसे ही कहते हैं रैट होल खनन। जोवाई और चेरापूंजी में जो कोयलों को खान से निकाला जाता है, परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी और पतली सी सुरंग के रूप में इसे प्राप्त किया जाता है, जिसे कहते हैं रैट होल खनन। जैसे आपका रैट यानी चूहा पतली सी सुरंग बनाता हुआ अंदर घुसता चला जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। वैसे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसकी अवैध घोषित किया है और सलाह भी दी है कि इसको रोक दिया जाए। अब भारत में अनेक प्रकार की खानें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे ओपन पिट माइन है, उत्खनन है, एक शाफ्ट युक्त भूमिगत खनन है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। हम भारत में देखते हैं, देखो भारत में आपके बहुत सारे खनिज संसाधन हैं, यानी ये कहें हम कि भारत खनिजों के मामले में भाग्यशाली है तो कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर कोयले, खनिज, अभ्रक और अन्य अधात्विक खनिजों के भी भंडार हैं। भारत का जो आपको छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर भारत के अधिकतर खनिज कोयला, पेट्रोलियम और ये प्राकृतिक गैस जैसे लोहा और तांबा, इस तरीके के सारे खनिज वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए छोटा नागपुर पठार का भारत का रूर भी कहते हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, भारत का रूर किसे कहते हैं? तो भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है।
असम में, गुजरात में, यहाँ पर आपको खनिज तेल देखने को मिल जाता है इंडिया के अंदर। इसके अलावा राजस्थान में भी अनेक अलोहे खनिज मिलते हैं। भारत का जो विशाल जलोढ़ मिट्टी का मैदान है वहाँ पर भी अगर हम कहें वहाँ पर थोड़े खनिजों की कमी है, क्योंकि एग्रीकल्चर की तौर पर वो बेस्ट एरिया है, बाकी वहाँ पर खनिजों की थोड़ी कमी है। तो भारत में अगर हम आगे पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से खनिज है और कैसे उनका भंडारण और निक्षेपण किया जाता है, तो सबसे पहले आता है लोहा खनिज। भारत धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। और भारत को ये लगा लो कि ये जो लोहा खनिज है भारत को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। भारत की जितनी भी मांग है उसको पूरा करने के साथ साथ भारत कुछ लोहे खनिजों का निर्यात भी करता है, यानी बेचता भी है। तो लोहा आयशक एक आधारभूत खनिज है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो 2016 और 17 की रिपोर्ट के अनुसार डेटा डाला हुआ है। तो भारत में नंबर 1 पर है उड़ीसा राज्य, जो कि लोहे का उत्पादन करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे पर कर्नाटक, चौथे पर झारखंड, और अन्य कुछ राज्य जो छोटे मोटे हैं जिसमें आपका महाराष्ट्र के कुछ पार्ट आ जाते हैं, कुछ आपके तमिलनाडु के आ जाते हैं, और कुछ जो पश्चिम बंगाल है इनके आ जाते हैं, तो ये 7% करते हैं। तो ये सारे राज्य मिलकर इस तरीके से लोहे का उत्पादन करते हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पर ये कहें कि जो लोहा है वो विकास की रीढ़ है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें जो भी मशीनें होती हैं वो सारी लोहे की होती हैं। तो अन्य उद्योगों के लिए ये एक रीढ़ का काम करता है। भारत में लोहा आयशक के काफ़ी संसाधन हैं। उच्च कोटि का लोहा आयशक लोहांश भारत में मिलता है। मैग्नेटाइट जो कि सर्वोत्तम पर उच्च प्रकार का है लोहा आयशक। ठीक है, मैग्नेटाइट जिसमें आपका 70% लोहांश देखने को मिलता है, और चुंबकीय गुण भी अच्छे होते हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा आयशक है। भारत में हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारत में हेमेटाइट प्रकार का लोहा ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें बस थोड़ी सी ही मैग्नेटाइट से थोड़ी मात्रा कम होती है, 50 से 60%। भारत में जो लोहा आयशक की पेटियां हैं, अब देखो यहाँ पर जो हम खानों के नाम लेंगे ना, लोहे की खाने, वो आपको अच्छी तरह रीड होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आती है उड़ीसा और झारखंड पेटी, जिसमें उड़ीसा और झारखंड राज्य आते हैं। हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। यहाँ पर उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुचर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है लोहा। झारखंड के सिंहभूम जिले में जो गोवा है, और नोआ मंडी एग्जाम में हद से ज़्यादा बार आ चुकी है, तो आपको याद रखना नोआ मंडी झारखंड में है। नोआ मंडी कहाँ है? झारखंड में है। यहाँ पर हेमेटाइट आयशक का ही खनन किया जाता है। नेक्स्ट आती है पेटी दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, जो कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जिला है, बेलाडीला, अब ये बेलाडीला की खान बहुत पूछी जाती है। बेलाडीला की खान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। तो बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लोहा देखने को मिलता है। उसके बाद जो यहाँ का लोहा है जापान और दक्षिणी कोरिया को निर्यात यानी बेचा जाता है। तीसरी पेटी आती है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुरू पेटी, ये कर्नाटक की है। कर्नाटक में लोहा आयशक की यहाँ पर बड़ी राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में जो कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख की जो खाने हैं वो 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार की सबसे बड़े निक्षेपों में से भी एक माने जाता है कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख को याद रखना। लोहा आयशक रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पतन पर भी भेजा जाता है। चौथी आती है महाराष्ट्र गोवा पेटी, इसमें गोवा और महाराष्ट्र राज्य के जो रत्नागिरी जिले हैं ये आते हैं, और यहाँ का जो लोहा है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, फिर भी काफ़ी मगाव पतन से इसका निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है मैग्नीज भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए आपको 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है, यानी लोहे में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, कीटनाशक दवाइयाँ बनानी है, पेंट बनाना है, तो इन सब में भी मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर आप राज्य देख लीजिए 2016 और 17 के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश, और नंबर 2 महाराष्ट्र, 2 पर उड़ीसा और महाराष्ट्र दोनों हैं। कर्नाटक, वैसे 2016 और 17 का डाटा है, आप बिल्कुल करंट का डाटा उठाकर चलोगे, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। तो भारत में जो उड़ीसा है, उड़ीसा ही मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा ही, बिल्कुल राइट भाई, क्योंकि एट प्रेजेंट भी आप देखोगे तो उड़ीसा ही भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य है, और कुल उत्पादन का 1/3 भाग उड़ीसा से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलोहा खनिज।
अलोहा खनिजों में अधिक संतोषजनक नहीं है इंडिया में। तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आता है इसमें। और धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले इसमें आता है तांबा। तांबे से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में जो तांबे के भंडार हैं वो काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं है। और तांबे का यूज़ आपको पता है, ये विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, रसायन उद्योगों में काफ़ी यूज़ किया जाता है तांबा। मध्य प्रदेश की बालाघाट की जो खाने हैं और देश का लगभग यहाँ 52% तांबा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो 52% तांबा यहीं पर उत्पन्न किया जाता है। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का प्रमुख उत्पादक है। झारखंड का सिंहभूम जिला। और राजस्थान की खेतड़ी खान, ये खेतड़ी खदान एग्जाम में आ चुकी है, जो कि तांबे के लिए बिल्कुल फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट भी, यहाँ पर भी बॉक्साइट में काफ़ी एल्यूमिनियम बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। सबसे अधिक एल्यूमिना कले दिखने वाले पदार्थ भी हमें बॉक्साइट से ही मिलते हैं, जिससे आप एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि ये बहुत हल्की है और सुचालक भी है ऊष्मा की। तो तारे वगैरह भी बनाई जाती हैं और वैसे भी यूज़ होती है अपने हल्केपन के कारण। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप अमरकंटक पठार, मेकाल पहाड़ियों और बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे नंबर 1 पर है उड़ीसा। देखो, मैग्नीज, लोहा और बॉक्साइट, इन तीनों में नंबर 1 पर उड़ीसा है। सेकंड नंबर पर आता है गुजरात, थर्ड पर झारखंड, फोर्थ पर आता है छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र। तो ये सारे के सारे आपके आते हैं बॉक्साइट उत्पादन राज्यों की श्रेणी में। जो उड़ीसा है वो ही भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। और यहाँ पर अगर खान की बात करें तो कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आपको एक रोचक तथ्य दिया गया है, तो इसको आप जरूर रीड करना। एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक और बटन पहनता था। तो कौन पहनता था अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक और बटन? सम्राट नेपोलियन तृतीय। अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था। आम मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराता था। तो खास वालों को कराता था। तो देखो उसने कितनी इंपॉर्टेंस दी थी एल्यूमिनियम को। और इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन अब एक आम बात थी। ये एक आम बात थी क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता है ना सोने चांदी से। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? तो इसमें जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। अब तक हम जो खनिज पढ़ रहे थे उनमें लोहे का अंश पाया जाता है। अधात्विक खनिज, इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों और पत्थरन क्रम में पाया जाता है। एक प्लेट में पाया जाता है, प्लेट वाली प्रोसेस में। इसका चादरों में जो स्प्लिट है वो आसानी से हो जाता है। बहुत महीन हो सकती है, कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई तक भी हो सकती है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले और भूरे रंग का भी अभ्रक हो सकता है। इसे इंग्लिश में माइका कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। इसकी सर्वोच्च पैरा विद्युत शक्ति, ऊर्जा हार्स का निम्न गुणांक, वी संहान के गुण और उच्च वोल्टेज की जो प्रतिरोधता के कारण अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले खनिजों में एक इम्पोर्टेंट है। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक छोटा नागपुर पठार के जो पठारी वाले के भाग है वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी, ये सारे के सारे अभ्रक के अग्रणी उत्पादक हैं। यानी यहाँ पर आपका अभ्रक ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में अजमेर के आसपास अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। और आंध्र प्रदेश की जो नेल्लोर अभ्रक पेटी है वो भी देश की महत्वपूर्ण अभ्रक पेटियों में से एक है। ठीक है, तो ये थे आपके अधात्विक खनिज। अब इसके बाद आते हैं चट्टानी खनिज, यानी हमें जो चट्टानों से डायरेक्टली प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो यह अधिकांश अवसादी चट्टानों में मिलता है। तो चूना पत्थर आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी में। सीमेंट उद्योग के लिए एक कच्चा माल है। और लोहा को पिघलाने वाली भट्टियों में भी चूने पत्थर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको राज्य दिख जाएंगे चूना उत्पादन में। तो सबसे पहले नंबर पर आता है चूना उत्पादन में राजस्थान, और सेकंड मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और फिर थर्ड पर छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात और तमिलनाडु और तेलंगाना फोर्थ पर। तो आप ज़्यादा नहीं तो फर्स्ट जरूर याद करके चलिएगा। नेक्स्ट आता है खनन को। देखो ये जो छोटी सी 2 लाइनें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
खनन को किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है, क्योंकि अवैध प्रकार से अगर खनन किया जाता रहा तो इससे हमारे खनिजों का भी नुकसान है और हमारी जनता भी कई प्रकार के खनिजों से वंचित रह जाएगी, जो हमारी पब्लिक के लिए भी ठीक नहीं है। अब इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि खनिजों का संरक्षण। देखो, आप सबको पता है खनिजों को बचाना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, ताकि हमारी भावी जो पीढ़ियां हैं वो भी उनको यूज कर सके। ऐसा ना हो कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हम ही यूज़ करके बैठ जाए और हमारे बच्चों और हमारे जो पोते वगैरह हैं उनके तक वो चीज़ें उन्हें देखने को भी ना मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो खनिजों का हद से ज़्यादा उनकी खुदाई है, उनका मिसयूज़ है, इस प्रकार की प्रक्रिया पर भी रोक लगना चाहिए ताकि ये ज़्यादा ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। नेक्स्ट आता है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हैं। खाना पकाने में, रोशनी में, ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन में, उद्योगों में, मशीनों को चलाने में, इन सब में एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन खनिज, जो ईंधन खनिज है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और बिजली, इन सब से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। परंपरागत यानी पुराने, तो लकड़ी, जो हमारे उपले हैं जो गोबर से बनते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, बिजली है, इसमें दोनों आ जाएंगी। जल विद्युत भी और ताप विद्युत भी, इन दोनों को शामिल किया जाता है परंपरागत उद्योगों में। गैर परंपरागत उद्योगों में आपके आते हैं जो बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। परंपरागत यानी जो पुराने तरीके हैं जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। गैर परंपरागत जो कभी भी ख़त्म आपके नहीं होंगे। तो गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, जैसे सौर ऊर्जा है। देखो, सौर ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस है, परमाणु ऊर्जा, तो ये सारे आते हैं आपके गैर परंपरागत साधनों में। ग्रामीण भारत में लकड़ी और उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। गांव के घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन 2 साधनों से ही प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद का भी उपभोग होता है जिसे कृषि में यूज किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, हमें इन्हें बचाना चाहिए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कोयला। कोयला हमारे देश में अच्छी खासी मात्रा में मिलता है भाई। इसका उपयोग हम ऊर्जा उत्पादन में, इंडस्ट्रीज़ में, घरेलू यूजेस में भी कोयले का यूज़ करते हैं। कोयले का जो निर्माण है पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। यानी ये जो पेड़ पौधे हैं लाखों सालों तक जब पृथ्वी के अंदर दबाव में दबे रहे, तभी उसी बोलते हैं संपीड़न, दबाव में दबे रहना। तो उसी से ही कोयले का निर्माण हुआ है। संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदल के क्षय होने से भी पिट कोयला उत्पन्न होता है। पिट ये भी कोयले का ही एक टाइप है, बट इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है और उसके अलावा इसमें नमी की एक उच्च मात्रा और निम्न ताप क्षमता होती है। यानी नमी ज़्यादा होती है भाई, कार्बन की मात्रा कम होती है। कुछ ये लगा लो, कोयले से लकड़ी से कोयला बनने की पहली अवस्था को दर्शाता है पिट कोयला। ठीक है, मुलायम होता है ये बहुत और नमी युक्त होता है, तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता पिट कोयला। नेक्स्ट आता है लिग्नाइट कोयला। ये पिट कोयले से ऊपर वाली स्टेज है। तो तमिलनाडु के नवेली में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तमिलनाडु के नवेली में, ये एग्जाम में आता है, लिग्नाइट कोयला भारत में कहाँ पर मिलता है, तो तमिलनाडु के नवेली में। इस जगह को आप याद रखोगे। बिजली में यूज़ किया जाता है वहाँ पर। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहते हैं। यह व्यापारिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय है, बट ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का नहीं है। ये 3rd नंबर पर आता है। ठीक है, नीचे से 3rd नंबर पर और ऊपर से 2nd नंबर वाला है। धातु शोधन में यानी धातुओं को धोने में भी उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का यूज किया जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का है एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें आपका 90 से 96% कार्बन का अंश पाया जाता है और कठोर कोयला होता है और बेस्ट टाइप का कोयला होता है। भारत में ये नहीं मिलता, भारत में बिटुमिनस कोयला मिलता है। अब भारत में जो कोयला है 2 युगों के चट्टानों क्रम में पाया जाता है। एक तो गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो आपके 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना और टर्शियरी, गोंडवाना उससे बहुत ज़्यादा पुराना है, टर्शियरी फिर भी ठीक है। गोंडवाना कोयले जो कि धातु शोधन कोयला है, इसके जो संसाधन मिलते हैं वो दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज और बोकारो में स्थित हैं।
और जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं गोदावरी, महानदी, सोन, वृदा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। जो टर्शियरी कोयला क्षेत्र है ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, इनमें देखने को मिलता है। कोयला एक स्थूल पदार्थ है, जब भी इसका यूज़ करते हैं तो हम भार घटता है, राख में बदल जाता है, आपके भारी उद्योगों में भी, और ताप विद्युत घर है यानी जो आग से बिजली बनाई जाती है तो वहाँ पर भी कोयले का काफ़ी यूज़ किया जाता है। और इस प्रकार के जो उद्योग है हमेशा कोयले वाले एरिया के निकट ही बसाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा नीड कोयले की होती है। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा साधन है पेट्रोलियम और खनिज तेल। तो ये आपके ताप और प्रकाश के लिए और मशीनों के स्नेहक के रूप में, ईंधन के रूप में, अनेक विनिर्माण उद्योगों के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। एक कच्चे माल के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है। रिफाइनरी होती है तेल की, जहाँ पर इनमें से अनेक खनिज निकाले भी जाते हैं तेल में से, और इसमें अनेक चीज़ें डाली भी जाती है, तब जाके ये पेट्रोल डीजल में बदलते हैं। ठीक है, भारत में जो अधिकांश जो पेट्रोलियम है ये टर्शियरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। आप इसे याद रखोगे, भारत में टर्शियरी युग की चट्टानों में हमें एक पेट्रोलियम देखने को मिलता है। जो वलन होते हैं, अपनति होती है, गुंबद वाले एरिया में ये वहाँ पाया जाता है। वलन यानी जब चट्टानों में फोल्ड पड़ जाते हैं तो उस फोल्ड का ऊपर वाला पार्ट अपनति कहलाता है, और ऊपर जो गुंबद यानी ये वाली जो शेप की होते हैं इसे बोलते हैं गुंबद। तो इस प्रकार की शेप्स में आपके पेट्रोलियम मिलते हैं। ठीक है पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाए जाते हैं, और प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण जो आपका खनिज तेल है इसी के ऊपर हमें मिलती है। तो इंडिया में देखें तो भाई मुंबई हाई जो कि मुंबई से 176 किलोमीटर दूर है, सागर सम्राट के द्वारा जहाँ से तेल निकाला जा रहा है, गुजरात में, असम में, तो ये सारे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, अंकलेश्वर गुजरात का फेमस है अंकलेश्वर। असम भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, उत्पादक तेल क्षेत्र, जिसमें डिगबोई, जिसमें सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था भारत में, नहर काटिया, मोरन, हुगरी जन, ये सारे असम के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक एरिया में आते हैं। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस जैसा कि मैंने अभी बताया भाई आपको, जो पेट्रोलियम है उसके ऊपर ही प्राकृतिक गैस हमें देखने को मिलती है। एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी यूज होती है, पेट्रो रसायन उद्योग में भी यूज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण इसे पर्यावरण अनुकूल भी माना जाता है प्राकृतिक गैस को, और यह शताब्दी वर्तमान का ईंधन है। जो कृष्णा गोदावरी आपका नदी बेसिन है वहाँ पर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सन्निहित क्षेत्रों में खंबात की खाड़ी में भी जो तेल क्षेत्र है वो भी आपके संपूरित हैं। अंडोमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाई बसीन को पश्चिमी और उत्तरी भारत के, तो इस गैस पाइपलाइन को आप याद रखोगे, ये 1700 किलोमीटर लंबी है, हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर इन सबको आपस में कहीं ना कहीं ये जोड़ती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, ये CNG की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए भाई, ये एग्जाम CNG की। ठीक है, तो यहाँ पर जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट आता है विद्युत। विद्युत यानी बिजली दो प्रकार से होती है, एक तो आपके बहते हुए जल में हाइड्रो टरबाइन लगाकर, ठीक है, बहते हुए जल में क्या किया जाता है, हाइड्रो टरबाइन लगाकर बिजली प्राप्त की जाती है, और अन्य ईंधनों द्वारा जैसे कोयले को जलाने से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन द्वारा, ठीक है, उनको चलाकर बिजली प्राप्त की जाती है। तो तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है जो कि एक नवीकरण योग्य संसाधन है, और भारत में ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जो बिजली को पैदा करती हैं। भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना, तो ये सारी की सारी इसी में इंक्लूड होती हैं। ये सारी परियोजनाएं भाखड़ा नंगल जो कि सतलुज नदी पर है, दामोदर घाटी दामोदर नदी पर है। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। जो हमारी ताप विद्युत यानी जो हमें आग से जो बिजली प्राप्त होती है वो वाली, ठीक है। ताप विद्युत ग्रह अनवीकरण योग्य जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। गैर
परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, इसमें कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, इन सबको शामिल किया था हमने। और आप सभी जानते हो ये कितनी इनकी कीमतें बढ़ गई हैं और डे बाय डे इनकी जो मात्रा है वो कम होती जा रही है, जिसके गंभीर प्रभाव भी हम अपनी इकोनॉमिक्स पर देख सकते हैं। इकोनॉमी भी इससे काफ़ी प्रभावित होती है। और इसके अलावा जो हमारे नवीकरण योग्य संसाधन है वो हमारे लिए बेस्ट है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, इनको शामिल किया जाता है और इन्हें ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है परमाणु और आणविक ऊर्जा। परमाणु, आप सबको पता है कितना खतरनाक है ये, और अब तो भारत भी आत्मनिर्भर है इस मामले में। इसका उपयोग भी बिजली विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो कि झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर परमाणु और आणविक ऊर्जा के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। केरल में जो मोनोजाइट रेत मिलती है वहाँ पर थोरियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यानी भारत एक ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा के निकट है, तो काफ़ी मात्रा पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी सौर ऊर्जा देखने को मिलती है। तो भारत के जो ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में भी स्थापित किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों और लकड़ी पर जो निर्भरता है उसको भी न्यूनतम किया जा सकेगा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा अगर हम सूर्य से ज़्यादा बिजली बनाएंगे तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा खत्म होने वाली थोड़ी ना है। नेक्स्ट आती है पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा की महान संभावनाएं हैं। तमिलनाडु में जो नागरकोइल से मदुरई तक ये जो पवन चक्कियाँ हैं आपकी इसी तरीके से बनाई गई है, जिनसे बिजली प्राप्त की जाती है। और इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी आपके महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म हैं। नेक्स्ट आता है बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में, गांव के इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित जो अपशिष्ट है इनके यूज से आपकी बायोगैस बनाई जाती हैं और इसके जैविक पदार्थों के अपघटन से ये गैस उत्पन्न होती है। और इसकी जो तापीय क्षमता होती है वो मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा भी अधिक रहती है। ठीक है, बायोगैस देखो इस तरीके से आपके कुछ बनाकर उनमें ये जो गाय भैंसी होती है इनके मलमूत्र से उनके गोबर का यूज़ करके गोबर गैस प्लांट बनाए जाते हैं और इन गोबर गैस प्लांटों से बायोगैस प्राप्त की जाती है एक ऊर्जा के रूप में। और दूसरा हमें मिल जाता है उर्वरक, क्योंकि ऊर्जा हमें मिलने के बाद जो बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे हम खेतों में खाद के रूप में यूज कर सकते हैं और ये हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा और कृषि को भी फायदेमंद करेगा। नेक्स्ट आता है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? जो महासागरीय तरंगे हैं वो भी विद्युत उत्पादन में काफ़ी योगदान देती हैं। जो आपकी पतली पतली होती है ना खाड़ियाँ, वहाँ पर बाढ़ बनाकर बांध बनाए जाते हैं और वहाँ पर आपके टरबाइन वगैरह लगाकर विद्युत प्राप्त की जाती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और द्वार बंद होने पर बांध में ही पानी रह जाता है और बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार जैसे उतरेगा नीचे, उसी रास्ते से पाइप द्वारा समुद्र की तरफ उसे बहाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके टरबाइन चलते हैं और बिजली प्राप्त की जाती है। तो भारत में भाई खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी जो पश्चिमी तट पर गुजरात है, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन क्षेत्र है, इन सब में ज्वारीय तरंगों द्वारा ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट आता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा सिंपल सी बात है, जो हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो गर्मी है, जो ताप है, उसका यूज करके जो बिजली बनाई जाती है उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, ये अस्तित्व में इसलिए है क्योंकि गहराई के साथ हमारी पृथ्वी बहुत गर्म होती जाती है और पृथ्वी में तापमान की मात्रा भी बढ़ती जाती है, अधिक टेम्परेचर देखने को मिलता है। और चट्टानों फिर क्या करेंगे, भूमिगत जल, ये जो भूमि के अंदर जो पानी है उन चट्टानों से ऊष्मा को प्राप्त कर लिया जाता है। वो इतना अधिक गर्म होता है कि पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और भाप में बदल जाता है और ये भाप टरबाइन को चलाएंगे और बिजली प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे भी हैं जिनका भी यूज विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में और दूसरा लद्दाख में पूगा घाटी में भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। तो देखो ये तो संरक्षण तो आपको पता ही है कि भाई सिंपल सी बात है, आप इतने बड़े हो गए, अब आपको ये थोड़ी ना बताएंगे कि जब आपको कमरे से बाहर जाना है तो फैन का स्विच ऑफ कीजिए, बिजली ऑफ कीजिए।
तो ये सारी चीज़ें वहीं हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं हमें इनको संरक्षित ज़रूर करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी अच्छी तरीके से यूज कर सके। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जा रही हूँ। इन क्वेश्चंस का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है? तभी मुझे पता चलेगा आप मेरी पूरी वीडियोस देखते हो नहीं देखते हो। इसके साथ ही अब हाँ, अचीवर्स एकेडमी ऐप पर ज्योग्राफी का पीजीटी और नेट जो पेड कोर्स है वो अवेलेबल है। जो स्टूडेंट इच्छुक है वो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ भाई, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।